नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत किया जाता है। अभी आप पढ़ रहे हैं अध्याय 4 का जन स्वास्थ्य, जो कि चैप्टर आपका है अध्याय 4। भाग 2 तक आप लोग पढ़ चुका है। आज हम देखेंगे भाग 3 के बारे में, और भाग 3 के साथ ही अध्याय 4 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 2 में आप लोगों को बताया गया अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ, जिसके द्वारा एक ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन प्रौद्योगिकियाँ टेक्नोलॉजी की सहायता से वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक, तो अध्याय 4 के भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था उलवेधन, यानी कि एमनियोसेंटेसिस। फिर से जरा देख लेते हैं इसको। चलिए, उलवेधन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो उलवेधन में आपको बताया गया था कि जो शिशु होता है, जब वह अपने माता के गर्भ में रहता है, ठीक है, ये है यूट्रस, और ये एक है आपका शिशु, नर शिशु, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर। तो जो शिशु होता है वह माता के गर्भ में इसी प्रकार से पड़ा रहता है। ठीक है, उसके चारों क्या होता है, खोल होता है, इसमें वो पैक होता है। तो जो शिशु होता है उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार के द्रव भरे होते हैं। जो शिशु होता है उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार के द्रव भरे होते हैं। जो द्रव भरा होता है, ये इसी द्रव को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसी द्रव को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक द्रव। अब जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको हम करते क्या है कि बाहर निकाल करके विशेष प्रकार के पंप की सहायता से या फिर सिरिंज की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर निकाल करके इसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसमें बच्चे के शरीर से रिलेटेड कुछ कोशिकाएं होती हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल करके जब इसका अध्ययन किया जाता है, तो किस किस चीज का अध्ययन किया जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड से? लिंग के बारे में, ठीक है, और आनुवंशिक रोग के बारे में। आनुवंशिक रोग के बारे में, ठीक है, इन दो चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड पर से जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी सहायता से बच्चे के लिंग के बारे में, यानी कि बच्चा मेल है या फीमेल है, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा आपका जो सबसे प्रमुख है, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग यानी कि जो बच्चा है उसमें गुणसूत्र संख्या बराबर है, यानी कि 46 है, या फिर उससे कम है या फिर उससे अधिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या कम या अधिक होने पर जो बच्चा होता है वह आनुवंशिक रोग, विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये सब आनुवंशिक रोग होते हैं। तो अगर गुणसूत्र संख्या कम ज्यादा होती है
तो बच्चा आपका आनुवंशिक रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की सहायता से हम इन सभी का अध्ययन कर लेते हैं। साथ साथ ये भी अध्ययन कर लेते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड के में उपस्थित कोशिकाओं से कि जो बच्चा है उसका विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लिंग के बारे में और आंशिक रोग के बारे में। और एमनियोटिक फ्लूइड की सहायता से हम बच्चे का कर सकते हैं कि आगे का भविष्य में कैसा होगा, रोग ग्रसित होगा, आनुवंशिक रोग ग्रसित होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड या फिर कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस की सहायता से हम उसका लिंग की भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो लिंग की जांच करने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड भारत में टोटली बैन हो गया है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग क्या करते थे कि एमनियोटिक फ्लूइड या फिर एमनियोसेंटेसिस की सहायता से बच्चे के लिंग का जांच करते थे और बच्चा मादा होने पर यानी फीमेल होने पर उसका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करा दिया जाता। जिसकी वजह से हुआ क्या कि बालक और बालिका का जो अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होना चाहिए, उचित अनुपात होना चाहिए, वो क्या है, बिगड़ गया है, असंतुलित हो गया है। ठीक है, तो भारत सरकार ने भारत में एमनियोसेंटेसिस को पूर्णतः बैन कर दिया है, लेकिन अभी तक ये पूर्णतः बैन नहीं है। ठीक है, अलग अलग डॉक्टरी में आप कह सकते हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों में एमनियोसेंटेसिस अभी भी किया जाता है। तो ये हुआ आपका एमनियोसेंटेसिस यानी कि उलभेदन। चलिए आगे देखते हैं। अगर एमनियोसेंटेसिस का आपको डिफिनेशन लिखना हुआ, यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहते किसे हैं, तो क्या लिखेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे यानी शिशु के चारों ओर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड तो बच्चे के चारों ओर भरे हुए यानी बच्चे के चारों उपस्थित द्रव होता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब एमनियोसेंटेसिस यानी उलभेदन कहते किसे हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल करके उसमें उपस्थित कोशिकाओं की सहायता से बच्चे के लिंग और आनुवंशिक रोगों का पता लगाना ही उलभेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका उलभेदन। आगे हम देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि लैंगिक संसर्ग के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उसके बारे में। ठीक है, लैंगिक संसर्ग संबंधित रोग, अर्थात कि कॉपुलेशन या फिर कह सकते हैं मैथुन प्रक्रिया के समय जो भी रोग मादा से नर में, सॉरी मादा से फीमेल में, यानी कि नर मेल से फीमेल में या फिर फीमेल से नर में कह सकते हैं कि चले जाते हैं या फिर हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो मनुष्यों में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, कारक के आधार पर, यानी कि रोगाणुओं के आधार पर। कुछ तो ऐसे रोग होते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, हम दोनों रोगों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं और कौन कौन से वायरस के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं
बैक्टीरियल एसटीडी यानी कि जीवाणुजनित लैंगिक संसर्ग संबंधित रोग। तो बैक्टीरियल एसटीडी में सबसे पहला आपका आता है सुजाक। इसको बोलते हैं गोनोरिया। बैक्टीरियल एसटीडी में सबसे पहला आपका है सुजाक यानी गोनोरिया। गोनोरिया का अपने बुक से या फिर अपने जो भी नोट्सबुक वगैरह आप बनाए हुए हैं, फिर पहले सबको मिला हुआ होगा, तो उसकी सहायता से आप स्पेलिंग इसका मैच करा लीजिएगा गोनोरिया का। इसको हम स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग इसका आप लोग बुक से मैच करा लीजिएगा। सुजाक, ठीक है। सुजाक एक प्रकार का ऐसा रोग है, ऐसा एसटीडी प्रकार का रोग है जो कि किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, इसका कारक देखते हैं। कारक, कारक मतलब कि किसके द्वारा, किस प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। तो ये होता है आपका नाइजेरिया गोनोरी। ये होता है नाइजेरिया गोनोरी। तो सुजाक संबंधित रोग होता है, यह एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है नाइजेरिया गोनोरी, ठीक है। अब इसका लक्षण क्या होता है, तो सुजाक रोग अगर मानते हैं किसी भी नर को या मादा को हो गया है तो उसका लक्षण क्या आता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है मूत्र त्याग में जलन। ठीक है, ये है आपका बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहला बैक्टीरियल यानी कि ज्वार संबंधित रोग, ज्वार संबंधित एसटीडी रोग, जिसका नाम है सुजाक, जो कि होता है एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया नाइजेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से। इसका लक्षण क्या होता है, जब सुजाक रोग हो जाता है किसी मनुष्य को, तो क्या लक्षण होता है कि मूत्र त्यागने में उसको जलन महसूस होती है, ठीक। ये आपका पहला रोग था बैक्टीरियल एसटीडी, पहला। दूसरा देखते हैं, देखिए जो रोग हम बता रहे हैं एसटीडी यानी कि बैक्टीरियल एसटीडी या फिर आपका वायरल एसटीडी होगा, ठीक है। इसका सबसे प्रमुख भाग क्या होता है, इसे पूछ लिया जाता है कि सुजाक क्या होता है, ठीक है। सुजाक किस प्रकार का रोग है ये पूछ लिया जाएगा। और साथ साथ एक और पूछा जाता है कि जो सुजाक रोग है या फिर जो एसटीडी बैक्टीरियल एसटीडी या फिर जो भी नाम दिया जाएगा वह किसके कारण उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे जो सुजाक है, सुजाक किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है, नाइजेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमको लक्षण बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि लक्षण अलग अलग रोगों के लक्षण आपको अभी मैच करते हुए मिल जाएंगे, ठीक। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा रोग है वो आपका है सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस एक प्रकार का बैक्टीरियल एसटीडी किसके द्वारा होता है, इसका कारक क्या है। जो सिफिलिस नामक रोग होता है, इसका इसको फैलाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपनोमा पेरिडम। ये है आपका ट्रेपिनोमा पेरिडम, ठीक है। सिफिलिस नामक जो रोग होता है वह किस प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रेपिनोमा पैलिडम, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है, यानी जो सिफिलिस रोग होता है, मानते हैं सिफिलिस रोग किसी भी व्यक्ति को हो गया है, चाहे नर हो चाहे मादा, तो इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण होता है, इसका प्रमुख लक्षण है
तो सिफिलिस नामक जो रोग होता है, इसका प्रमुख लक्षण है जननांगों पर लाल रंग के धब्बे। यानी जब सिफिलिस नामक रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, उसके जननांगों पर लाल रंग के धब्बे नजर आते हैं और लाल रंग के चोट भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि नजर दिखने लगते हैं, और साथ साथ कह सकते हैं कि छाले पड़ जाती है। ठीक है, और जननांगों पर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो सिफिलिस दूसरा स्टडी था, बैक्टीरियल स्टडी। सिफिलिस नामक रोग जो होता है, यह विशेष प्रकार के बैक्टीरिया ट्रेपिनोमा पेरिडम से होता है। इसका लक्षण क्या होता है इस रोग का, जननांगों पर लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, चोट नजर आते हैं, लाल रंग की चोट नजर आती है और छाले भी पड़ जाते हैं। तो ये बैक्टीरियल स्टडी था। आगे हम देखते हैं, बैक्टीरियल स्टडी में केवल दो ही, ठीक है, जो प्रमुख होता है हम उसी को आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी और विशेष प्रकार जो बैक्टीरियल स्टडी होता है आप लोग जानते हैं, तो इसको बुक से पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं स्टडी में, वायरल स्टडी। ठीक है, अब वायरल स्टडी क्या होता है कि यानी कुछ ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो कि किसके कारण होते हैं, विषाणुओं के द्वारा होते हैं। अब इसमें सबसे पहला है आपका, सबसे प्रमुख है, इम्पॉर्टेंट भी है, जिसको आप कई बार पढ़ चुके हैं क्लास में अपनी, ये आपका है एड्स। ठीक है, एड्स इस प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जो कि विषाणु द्वारा होता है। अब इसका कारक देखते हैं, कौन सा विषाणु होता है इसका कारक में, इसका है HIV। ठीक है, HIV एक प्रकार का वायरस होता है, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो जो एड्स है ये प्रकार का ये वायरल स्टडी है, यानी कि विषाणु द्वारा होने वाला स्टडी है। तो जो एड्स है ये किस वायरस के द्वारा होता है, ये HIV वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है पूरा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका लक्षण क्या होता है, यानी कि जब आप कोई भी व्यक्ति है जो रोगी है, वो आपका एड्स रोग से अगर ग्रसित हो जाता है तो क्या लक्षण सामने नजर आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। ठीक है, एड्स रोग का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है कि इस रोग में जो रोगी होता है उसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर हो जाता है। दूसरा लक्षण क्या होता है, निरंतर ज्वर, निरंतर ज्वर, थकान। ठीक है, अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि अनेकों प्रकार के लक्षण जो एड्स रोग होता है वह शो करता है। ठीक है, तो जिसमें सबसे प्रमुख क्या आपका है, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है रोगी का काफी वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो एड्स रोग होता है, यानी कि एड्स रोग संबंधी जो आपका HIV वायरस होता है, जब ये मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसी को कमजोर कर देता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं रोगाणुओं में लड़ने से कह सकते हैं कि लड़ करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होता है, अगर वीक होता क्या है कि हम अलग अलग प्रकार के रोगों से हमेशा ग्रसित होते हैं। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं एक
आप कह सकते हैं प्रकार का वायरस आया है अभी, जानते हैं, काफ़ी तहलका मचा के रखा है पूरे विश्व में। क्या नाम उसका है? कोरोना वायरस। ठीक है। जो कोरोना वायरस होता है इसके लिए भारत सरकार या फिर कह सकते हैं आयुष मंत्रालय ने क्या बताया है कि अपने इम्यून सिस्टम यानी कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसको बढ़ा कर रखा जाए। ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें जिनकी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी मजबूत है, यानी कि उनका प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी अच्छा है, उनमें कोरोना वायरस प्रवेश अगर कर भी लेता है तो कोई विशेष प्रकार के लक्षण शो नहीं होता है। यानी कह सकते हैं क्यों नहीं शो होता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह अलग अलग प्रकार के, यानी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस को मारने के लिए उचित प्रकार के एंटीबॉडीज को बनाता है और उसको मारने का प्रयास करता है। ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, अगर वो कोरोना वायरस से ग्रसित भी हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे उनमें कुछ लक्षण, हल्का फुल्का लक्षण अगर प्रदर्शित भी होता है तो वह अपने आप सही भी हो जाते हैं या फिर सही भी हो सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। तो शरीर का सबसे प्रमुख भाग क्या होता है? इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप अलग अलग प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे। जैसे कुछ लोग जानते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामान्य सर्दी से हमेशा परेशान रहते हैं, या उनको हमेशा क्या होता है, बुखार आता रहता है। ऐसा मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका इम्यून सिस्टम क्या है, काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। ठीक है। तो जो एचआईवी वायरस होता है जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो ये करता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, उसी को निशाना बनाता है। ठीक है। उसी को अपना टारगेट बनाता है और टारगेट बना करके उसी को नष्ट करने का प्रयास करता है और नष्ट करता है। ठीक। तो ये आपका एड्स रोग है। चलिए देखते हैं कि अगर मानते हैं किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो गया है तो वह किस प्रकार के टेस्ट कराता है या फिर करता है। ठीक है। तो एड्स रोग को पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार का टेस्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। एड्स रोग के चेकअप के लिए, एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम भी देख लीजिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शोरबेंट। ठीक है। एलिसा नामक जो टेस्ट होता है यह एड्स नामक रोग को पता लगाने के लिए यह एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शॉर्बेंट एशे। ठीक है। ये हो गया आपका एलिसा का फुल फॉर्म। एक और टेस्ट किया जाता है इस एड्स रोग का पता लगाने के लिए। ठीक है। उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। उसका है वेस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है। दो प्रकार के टेस्ट, यानी कर सकते हैं, दो प्रकार के टेस्ट इस रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। पहला है एलिसा टेस्ट, दूसरा क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है। ये हुआ आपका एड्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। वायरस शेडिंग में दूसरा है आपका है बी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल रोग है, यानी कि विषाणु संबंधित रोग होता है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। अब इसमें देखते हैं, सर इसको देखिए, हेपेटाइटिस बी। ठीक है। हेपेटाइटिस बी रोग का नाम है। जो हेपेटाइटिस बी है ये किसके द्वारा होता है, इसका कारक देखते हैं। तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। कारक इसका है, इसका कारक है हेपेटाइटिस
जो हेपेटाइटिस बी नामक रोग होता है, जो कि वायरल रोग है एक प्रकार का, वो किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है ज्वर, ज्वर के साथ साथ बदन दर्द, बदन दर्द, जननांगों पर छाले, जननांगों पर छाले इत्यादि। ठीक है, यानी जब कोई भी व्यक्ति है, जब वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होता है तो उसको बुखार आता है, यानी ज्वर होता है, बदन दर्द होता है, जननांगों पर छाले होते हैं। ठीक है, पेट का कुछ ऐसे भी रोग होते हैं, पेट दर्द भी होता है, जी मचलता रहता है। ठीक है, तो ये आपके हेपेटाइटिस बी का लक्षण और कारक हुआ। ठीक है, चलिए एक लास्ट रोग और देख लेते हैं हेपेटाइटिस के बाद। वायरल डिजीज में जेनिटल हार्पिस, जेनिटल हार्पिस। देखिए ये रोग है, ये प्रकार की वायरस संबंधित रोग है, जो कि होता है आपका टाइप 2 हार्पिस द्वारा। कारक इसका है, कारक इसका है टाइप 2 हार्पिस। ठीक है, ये आपका विषाणु का नाम है टाइप 2 हार्पिस। ये कारक हो गया। इसका लक्षण देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं जब कोई भी व्यक्ति जेनिटल हार्पिस से ग्रसित होता है। इसका भी वही लक्षण समानते मिलते जुलते हैं। मूत्र त्याग में जलन, मूत्र त्याग में जलन, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि ज्वर। ठीक, ये कुछ विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं जब कोई भी व्यक्ति जेनिटल हार्पिस नामक रोग से ग्रसित होता है, यानी कह सकते हैं कि उसके शरीर के अंदर टाइप 2 हार्पिस नामक विषाणु जो होता है वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज भाग 3, अध्याय 4 का भाग 3, जन स्वास्थ्य का भाग 3। भाग 3 के साथ ही अध्याय 4 जो कि जन स्वास्थ्य था आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के जितने भी अध्याय आपको पढ़ाए गए हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछ लिया कीजिए। ठीक है, और वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखा कीजिए, हो सकता है आपके प्रश्न का आंसर वीडियो में मिल जाए। ठीक है, नहीं मिलता है तो आंसर जो भी क्वेश्चन आपका है, ठीक है, पूछिएगा, आंसर आपको जरूर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 4 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अध्याय 5 के साथ। ठीक है, एक छोटा सा आग्रह आप लोगों से है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नहीं किए हैं। कुछ लोग कर लिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जो नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो पर लाइक लगा दिए कीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।